नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे राजनीतिक, सामाजिक और घटनाक्रम की उन खबरों तक जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि हमारे समाज और देश की दिशा पर भी असर डाल रही हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की चर्च के दौरे के पीछे की रणनीति की, बिहार में राबड़ी देवी के बंगला खाली कराए जाने की खबर की और बांग्लादेश को लेकर मायावती के आए बड़े बयान की। साथ ही अंत में बात करेंगे लखनऊ में सरकार द्वारा लगाए गए फूल के गमलों को उठाती पब्लिक की। लेकिन इन सभी खबरों से पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वीर बाल दिवस, साहसी बच्चों के लिए बड़ा मंच, बोले पीएम मोदी। बीबी राजेश चुने गए तिरुवनंतपुरम के मेयर, नगर निगम में भाजपा की पहली जीत। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की पहली पुण्यतिथि, राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। अभिनेत्री परिणो मित्रा टीएमसी में शामिल, बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बांग्लादेश में दीपू दास मामले में 6 और गिरफ्तार, 4 आरोपियों ने कबूला जुर्म। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की आशंका से खौफ में पाकिस्तान, एलओसी के पास तैनात किए गए काउंटर ड्रोन सिस्टम। राजस्थान में मस्जिद के बाहर बवाल, 6 पुलिस वालों पर हमला, इंटरनेट बंद। आज से ट्रेन टिकट महंगे, साधारण और मेल एक्सप्रेस क्लास के किराए में बढ़ोतरी लागू। सोने ने 1.39 लाख रुपए पहुंचा, रचा इतिहास, चांदी की चमक ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 367 अंक टूटा, निफ्टी 26,100 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। क्रिसमस की सुबह दिल्ली से आई एक खास खबर जो सिर्फ त्योहार तक सीमित नहीं है बल्कि राजनीतिक और रणनीति से भी जुड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली के कैथोलिक चर्च दौरे की, जहां पीएम मोदी पहली कतार में बैठकर ईसाई समुदाय के साथ मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। घंटियों की आवाज, प्रार्थनाओं की गूंज और कैमरों के हर तरफ से कैद हुआ ये नजारा केवल क्रिसमस का संदेश नहीं बल्कि राजनीति और सामाजिक अर्थों से भी भरा हुआ था। पीएम मोदी ने प्रार्थना के दौरान ईसा मसीह के प्रेम, करुणा और शांति का संदेश दिया। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह केवल एक धार्मिक उत्सव में शामिल होने का मौका था या इसके पीछे राजनीति का भी कोई संदेश छिपा है? क्योंकि जिस भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमेशा से हिंदू समर्पित होने का आरोप लगता है, उसके मुखिया अगर दूसरे समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हों तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर ये कैसे हुआ? आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार क्रिसमस के मौके पर होने वाले अलग अलग आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। पिछले साल वो मंत्रिमंडल में अपने साथी जार्ज कुरियन के घर क्रिसमस सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे और फिर बिशप कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लिया था। वहीं बीते दिन क्रिसमस पर प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली के एक चर्च में पहली कतार में बैठे नजर आए। लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरें सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म हो गया, जिसमें दिल्ली से लेकर केरल और ब्रिटेन तक का जिक्र किया गया। दरअसल केरल की राजनीति में ये कदम और भी अहम माना जाता है क्योंकि देश में ईसाई आबादी संख्या में भले ही कम हो लेकिन केरल में वही सत्ता की गड़त बदलने की ताकत रखती है। आपको बता दें, केरल में हिंदू 55%, मुस्लिम 26% और ईसाई 18% हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब तक ईसाई समुदाय का भरोसा नहीं जीत लेती, यहां वह हाशिए पर ही रहेगी। लेकिन इसके लिए दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। मोदी का चर्च जाना उसी दरवाजे पर दी गई एक सीधी सी दस्तक है। हालांकि केरल के सीएम भारतीय जनता पार्टी और संघ पर आरोप लगाते हैं कि उनसे जुड़े लोगों ने पिछले दिनों ईसाइयों पर हमले किए। जब जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी का यह चेहरा जनता के सामने लाया जाए। खास बात यह है कि साल 1951 में भारत में 9.8% मुस्लिम थे, जो 2011 में 14.2% हो गए। लेकिन इसी समय में ईसाइयों की आबादी 2.3% से 2.3% ही रही और इसमें कोई बदलाव नहीं आया। जी हां, भारत में कुल 3 राज्य ऐसे हैं जो ईसाई बाहुल हैं। इनमें नागालैंड में
0.9%, मिजोरम में 87.2%, मेघालय में 74.6%, गोवा में सबसे ज्यादा 25.1%, केरल में 18.4%, तमिलनाडु में 6.1%, झारखंड में 4.3%, उड़ीसा में 2.8%, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में लगभग 2% लोग ईसाई धर्म से हैं। देखा जाए तो ये आंकड़े इसी कहानी को भी बयां करते हैं कि हमारे देश में जिस तरह मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति होती है, वैसी ही राजनीति ईसाई वोट या दूसरे अल्पसंख्यक वोटरों को लेकर नहीं होती। और शायद यही कारण है कि कोई नेता मस्जिद जाए या इफ्तार पार्टी में मुस्लिम टोपी लगाए तो उस पर खूब विवाद होता है, और इसी तरह प्रधानमंत्री मोदी भी किसी मंदिर जाएं तो उसे भी हिंदू समर्थन के चश्मे से देखा जाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी चर्च जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं या किसी जैन और बौद्ध मठ की यात्रा करते हैं तो उस पर उतनी ही चर्चा नहीं होती और कोई उसे क्रिश्चियन के तौर पर ही नहीं देखता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पीएम मोदी का चर्च दौरा सिर्फ क्रिसमस की सुबह का नज़ारा नहीं था, ये राजनीति, सामाजिक संदेश और अंतर्राष्ट्रीय संवाद का पैकेज है। यही कदम 2025 के केरल विधानसभा चुनाव में परिणाम देगा। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में त्रिवेंद्रम नगर निगम में पहली बार सत्ता हासिल की है। अगले साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव हैं और यहां ईसाई समुदाय वोट बैंक चुनावी गणित में अहम भूमिका निभा सकता है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में नई सरकार बनने के बाद केवल मंत्री परिषद ही नहीं बदला, बल्कि अब नेताओं के सरकारी ठिकानों का पता भी बदलने लगा है। जी हां, राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग ने फैसला लिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला छोड़ना पड़ेगा, जो लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी परिवार का राजनीतिक निजी ठिकाना बना रहा है। सूत्रों की जानकारी के अनुसार रात के अंधेरे में 10 सर्कुलर रोड से सामान शिफ्ट करना शुरू कर दिया गया है। पिकअप वैन और छोटी गाड़ियों में पौधे, फूल और घर के अन्य सामान को धीरे धीरे हटाया जा रहा है। दरअसल 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी कर ये बंगला खाली करने को कहा था। इसके साथ ही उन्हें हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास भी आवंटित किया गया। वे बंगला 16 जनवरी 2006 से राबड़ी देवी के परिवार का ठिकाना रहा और इसमें अतिरिक्त कमरे और राजनीतिक बैठकों के लिए एक कॉन्फ्रेंस हॉल भी शामिल था। इस बंगले में तेजस्वी यादव का कार्यालय भी था और परिवार के करीब सहयोगी संजय यादव भी यहाँ रहते थे। कहा जा रहा है कि सामान धीरे धीरे लालू परिवार के महुआ बाग इलाके में बन रहे नए घर में शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बता दें 10 सर्कुलर रोड का बंगला केवल सरकारी आवास नहीं रहा, बल्कि पिछले 2 दशकों में ये लालू राबड़ी परिवार की सत्ता और राजनीतिक जीवन का प्रतीक बन गया था। ये घर कई व्यक्तिगत और राजनीतिक घटनाओं का गवाह भी रहा। 2019 में तेज प्रताप यादव और उनकी पत्नी ऐश्वर्या यादव के वैवाहिक विवाद के दौरान ये घर मीडिया की सुर्खियों में रहा। 2020 के बाद भी ये बंगला परिवार की राजनीतिक और निजी गतिविधियों का केंद्र बना रहा। केवल अब बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व मुख्यमंत्री के लिए आजीवन सरकारी आवास की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। अब सरकारी आवास केवल वर्तमान संवैधानिक या सरकारी पद के आधार पर ही अलॉट किए जाएंगे। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ नियम और प्रोटोकॉल का पालन है या इसके पीछे कोई और राजनीतिक संदेश भी छिपा है। साथ ही रात के अंधेरे में सामान हटाने की प्रक्रिया परिवार के वरिष्ठ सदस्य दिल्ली या विदेश में होने के कारण चर्चा में हैं। जी हां, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव फिलहाल पटना में नहीं है। ऐसे में आरजेडी परिवार और समर्थक इस कदम की निंदा भी कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने इसे भावनात्मक जुड़ाव और पुरानी यादों के लिए दर्दनाक बताया है। जाहिर है इस तरह 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला केवल एक सरकारी पता नहीं रहा, बल्कि लालू राबड़ी परिवार के राजनीतिक उत्थान पतन और निजी संघर्षों का मूक गवाह भी बन गया। कभी सत्ता की ताकत का प्रतीक रहा ये घर आज परिवार के लिए बीते दर्द और बदलते दौरे की याद बनकर रह गया है। लालू राबड़ी के बेटे तेज प्रताप यादव ने खुद कहा था कि 28 साल से ये घर उनके परिवार और आरजेडी कार्यकर्ताओं के भावनात्मक जुड़ाव का केंद्र रहा है, लेकिन अब यही घर उनकी यादों को समेटे हुए
किसी और का ठिकाना बन जाएगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित उत्पीड़न का मामला 2025 में भी भारत की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में इसे जोर शोर से उठाया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने भी इस पर अपना बयान दिया है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं कि मायावती ने इसे कैसे राजनीतिक लाभ में बदलने की कोशिश की है। आपको बताते चलें, 2024 के बाद 2025 में भी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित उत्पीड़न भारत में संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। शेख हसीना सरकार गिरने के बाद वहां धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों की रिपोर्ट बढ़ी है और भारत में ये मुद्दा हिंदुत्व की राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है और उसे उठाया भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा कि बांग्लादेश में एक हिंदू की लिंचिंग हुई, लेकिन विपक्ष चुप रहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि गाजा जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर विपक्ष मुखर रहता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर नहीं बोलता। वहीं बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसे सिर्फ दलितों तक सीमित न रखते हुए पूरे हिंदू समाज के लिए चिंता जताई है। देखा जाए तो विपक्ष खासकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर चुप हैं, क्योंकि बांग्लादेश को लेकर बयान देने से मुस्लिम वोटर्स में असुरक्षा की भावना बढ़ सकती है। वहीं मायावती ने इस मुद्दे को रणनीतिक रूप से उठाया है। ये उन्हें पूर्वांचल में मजबूत स्थिति दिला सकता है और बीएसपी को असल दलित पार्टी के रूप में स्थापित कर सकता है। वहीं मायावती ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश में फंसे दलित हिंदुओं को भारत लाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। उनके इस स्टैंड को नुकसान कम और फायदा अधिक माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम वोट पहले से ही एसपी की ओर शिफ्ट हो चुके हैं। जाहिर है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर उत्पीड़न का मुद्दा अब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय या मानवाधिकार का मामला नहीं रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में सियासी गणित और भावनाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने इसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए मजबूत बताया, जबकि मायावती ने विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए अपनी रणनीति के तहत उस मुद्दे को उठाया। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि विपक्ष इस मुद्दे पर कब और कैसे प्रतिक्रिया देता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि 2025 की राजनीति में इस मुद्दे का असर कितना और किस दिशा में पड़ता है। खैर, जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करा देते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो अपनी तहजीब और शान शौकत के लिए जाना जाता है, वहां से बीते दिनों एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आपकी आंखें भी शर्म से झुक जाएंगी। इन तस्वीरों को देखकर आप ये पूछेंगे कि क्या ये वही नवाबों का शहर है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जाती थी। दरअसल बीते दिन गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ नए राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। जगह इतनी भव्य थी कि देखकर लगता था कि वाह, ये तो किसी फिल्म के सेट जैसा लग रहा है। लेकिन जैसे ही मोदी और बाकी वीआईपी शहर से रवाना हुए, वहीं से शुरू हो गया लोगों का कलेक्शन टाइम। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ, तो आइए आपको बता देते हैं। पीएम मोदी के जाते ही वहां गमलों और बाकी सामानों की लूट मच गई। रास्तों पर सजे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कटआउट को लेकर ही लोगों अपने घर ले जाना शुरू कर दिया। जी हाँ, कैमरे में कैद भी हुआ वो नज़ारा जिसमें लोग इन कटआउट को अपने कंधों पर लाद कर ले जा रहे थे। कोई पानी की खाली बोतलें उठाकर ले गया, तो कोई जमीन पर पड़ा पान मसाला बीड़ी ढूंढता नजर आया। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब सूरज ढल गया। जी हाँ, उद्घाटन स्थल के बाहर खूबसूरत फूलों और पौधों से सजी ग्रीन कॉरिडोर अब लोगों की निजी खरीदारी का शिकार बन गई। स्कूटी, बाइक और गाड़ियों पर भारी भरकम गमलों को ले जाते हुए लोग कैमरे में कैद हुए। कोई बाइक पर गमला रखकर चला गया, तो कोई स्कूटी से गमले उठाकर ले जाता दिखा। वहीं इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोग अब प्रशासन की मेहनत और जनता की ये शौर्य प्रेम वाली चोरी देखकर नाराज हैं। कुछ यूजर्स ने तो इसे लखनऊ की तहजीब पर बड़ा सवाल बता दिया, जिसकी खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत
करनी पड़ी थी उसे लोगों ने चंद घंटों में उजाड़ दिया। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसे हमारे लखनऊ का विकास होगा? लोगों को अक्सर सरकार और प्रशासन से शिकायत रहती है कि शहरों में विकास नहीं हो रहा है, चारों तरफ गंदगी फैली है, लेकिन जब वही सरकार और प्रशासन उसे सही करने का प्रयास करता है तो विकास में करोड़ों रुपए खर्च करता है, तो वहीं जनता उनकी योजनाओं पर पलीता लगाने का काम करती है। शहर में हर सजावट के लिए गमले और फूल लगाए जाते हैं तो लोग उसे अपने घर ले जाने में देरी नहीं लगाते। सड़क पर बनती हैं तो लोग उसे गंदा करने में नहीं सोचते। आखिर ऐसे कैसे लखनऊ का विकास होगा? वहीं इस घटना ने जनता के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, पीएम मोदी के आगमन और कार्यक्रम के दौरान जो शहर में काफी सुरक्षा व्यवस्था दिखी, हर तरफ पुलिस का पहरा दिखाई पड़ा, लेकिन पीएम मोदी के जाने के बाद योगी की पुलिस कहां गायब हो गई? आखिर जब लोग स्थल से गमला बाकी सामान चोरी कर रहे थे तो उस समय पुलिस, खास तौर पर उत्तर प्रदेश की लखनऊ की पुलिस कहां गायब थी? आखिर क्यों वो स्थल पर मौजूद नहीं थे? ये प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़ी करती है। जाहिर है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल सिर्फ एक सैलानी हब नहीं बल्कि प्रेरणा केंद्र भी है। प्रशासन ने कीमती पौधे और फूलों की बागवानी में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कुछ ही घंटों में लोगों ने इसे ऐसे उजाड़ दिया जैसे कि मजा लेने का फ्री टिकट मिल गया हो। फिलहाल अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे उन गमला चोरों की पहचान में जुट गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को सबक मिलेगा। तो आज हमने देखा कि पीएम मोदी का चर्च दौरा सिर्फ क्रिसमस का जश्न नहीं बल्कि राजनीति और वोट बैंक की दिशा में भी एक संदेश था। बिहार में राबड़ी देवी का बंगला खाली होना बताता है कि सरकारी नियम और राजनीतिक संदेश अक्सर साथ चलते हैं। यही घटना हमें याद दिलाती है कि खबरें सिर्फ सुर्खियां नहीं होती बल्कि समाज, राजनीतिक और हमारे रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर आपसे मुलाकात होगी नई खबरों और नए सवालों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।